नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। जीवन साथी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हर कोई चाहता है ऐसा जीवन साथी जिसके साथ आप अपना अच्छा बुरा समय बिता पाए और हंसते मुस्कुराते आपकी ज़िंदगी जो है वो बीत जाए। और पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। एक ऐसी पुस्तक होती है जिसके हर पन्ने पर कोई ना कोई नई कहानी होती है। ऐसी ही कहानी आज हम लेकर आए हैं आपको जीवन साथी कार्यक्रम में। और ये कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे कैसे इनका ज़िंदगी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, कौन कौन से उतार चढ़ाव आए, तो आइए जानते हैं और मुलाकात करते हैं। हमारे साथ है मिसेस विजय गुप्ता लांबा जी और साथ में डॉक्टर विवेक विशाल लांबा जी। और मैम के बारे में बताएं तो रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कंप्लेंट्स रेड्रेसल कमीशन सोलन के ये मेंबर है और सोशल वर्कर है। बहुत समय से ये जुड़े रहते हैं दूरदर्शन के साथ। और डॉक्टर साहब के बारे में बताएं तो डिप्टी डायरेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है सोलन में। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और लगभग जो आपका 28 से 30 साल का सफ़र हम कह सकते हैं, यही आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे ये शुरुआत हुई और आज तक का जो सफ़र है ये 28 साल कैसे गुज़रे, उतार चढ़ाव कैसे रहे, ये आप बताएं। सबसे पहले विजय जी आपसे। मैम, ये खट्टी मीठी यादों का एक हमारा सफ़र रहा है और इसमें काफ़ी जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। शायद वही कारण है कि आज हम जो है इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं इकट्ठे। और बहुत अच्छा निकला। कुछ ख़राब समय भी था लेकिन बहुत अच्छा समय भी है जो हमारा चल रहा है अभी जी। और आप कैसे बयां करेंगे इस सफ़र को? रोलर कोस्टर राइड थी वो। कई बारी तो बहुत नीचे भी गिरे, पर क्योंकि जीवन लंबा था और समय ने जो है वो घाव भरे और ऊंचाइयां और बुलंदियां भी हासिल करी उसमें हमने। लेकिन जो उतार चढ़ाव में जीवन साथी की जो भूमिका रहती है वो कैसी रही, जो होनी चाहिए? वो मैं कहूँगा बहुत उत्तम रही, बहुत बढ़िया रही थी। और बियॉन्ड कंपैरिजन बोलूँगा मैं कि भी ऐसा हम किसी चीज़ से इसके वो तुलना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। बहुत सेक्रीफाइसेस भी थे और मेरे ख्याल सेक्रीफाइसेस की वजह से ही जुड़े रहे हैं। क्योंकि हमारी लव मैरिज थी, तो यूनिवर्सिटी टाइम से ही हम जो है एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे और वो वादा जो है अभी तक निभा रहे हैं। जी। तो चलिए उसी दौर में चलते हैं। यूनिवर्सिटी का जो दौर 1996 का वो दौर, और उससे पहले जो आपकी मुलाकात हुई, कैसे आप मिले और कैसे ये शादी तक का सफ़र शुरू हुआ? मैं HPKV पालमपुर में, हम दोनों इनफैक्ट वहाँ पे ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन हुआ था 1989 में जी। होम साइंस, BSc होम साइंस में। और जैसे पता ही है आपको कि डॉक्टर लांबा जो हैं वो सोलन से बिलोंग करते थे और मैं तत्तावानी से बिलोंग करती थी। तो हमारा शिमला तक का सफ़र ऑलमोस्ट इकट्ठा निकलता था। सारे लोग, मतलब सारे हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नाइट सर्विस में बैठ के वहाँ से इकट्ठे होके और शिमला तक इकट्ठे आते थे। फिर यहाँ से अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग आगे निकलते थे। तो जान पहचान तो ऐसे ही हुई थी, लेकिन जो नज़दीकियाँ थी वो 1994 में मेरे ख्याल से मुझे याद है कि हम मतलब 1994 में हमने एक दूसरे से बात की। और जब मुझे डॉक्टर लांबा ने बात की तो फिर मैंने इनको यही कहा कि पहले मैं अपने घर पे बात करूंगी, अगर घर वाले एग्री होंगे तब मैं रिलेशन को आगे कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज नहीं। तो घर वालों को मनाना पड़ा या इजीली सब कुछ हो गया? नहीं, उन्होंने कहा कि देखो लाइफ आपकी है, आपने अगर कुछ देखा है तो अच्छा ही होगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। और डॉक्टर साहब के घर में कैसा रहा, कैसे आपने फिर घर तक बात पहुंचाई? देखिए, कुछ सामाजिक परिस्थितियां होती हैं हमारे देश में जो है जी। लड़कों का साथ देते हैं माँ बाप, तब कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। पर जैसे वो समय आगे निकलता गया तो
जब शादी हुई तो वो जो एक प्रतिरोध और विपरीतता थी वो फिर सामने आनी शुरू हुई। उस समय तक तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। जी जी जी। तो जैसे कॉम्प्रोमाइज़ आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो एक रिश्ता होता है और हम कहते हैं कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, जीवन साथी का रिश्ता होता है, उसमें तो वैसे तो हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप कैसे ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लड़की को कितने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं अगर आप शादी के बंधन में जुड़ते हैं? एक कमिटमेंट होती है आपकी ना जी, आपको वो सामने रख के चलना चाहिए। अगर आप कमिटेड हो एक दूसरे के लिए जी, तो कोई भी बाधा आपके रिलेशन को ख़राब नहीं कर सकती। लेकिन दोनों का कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है। और वही कमिटमेंट है जिसने आज हमें इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है। बिल्कुल। और जैसे इनसे ये प्रश्न था तो लड़के की तरफ से भी रहते हैं कि क्योंकि रिश्ता है वो दोनों तरफ से चलता है, और कॉम्प्रोमाइज़ अगर लड़की करती है जो ज़्यादा होते हैं काउंट, और लड़के के लेवल पे किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं? लड़के के लेवल पे मेरे को लगता है कि एक बेंट ऑफ माइंड नहीं बना होता लड़के का। वो ये होता है कि वो माँ बाप को देख के ज़्यादा चलता है जी, और जब जीवन साथी आता है तो फिर वो उसको एक कहते हैं ना जी, एक लेवल पे उनको लाना चाहता है। आप वो तो उस कॉम्प्रोमाइज़ में कॉम्प्रोमाइजिंग जो कि स्टेक होल्डर मैं कह लूँगा कि पेरेंट्स भी हैं, उनको भी कुछ वो करना पड़ता है, पर उनकी आदतें जो हैं वो काफ़ी पक चुकी होती हैं उस समय तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कराना बहुत मुश्किल सा होता है। जी, तो बैलेंसिंग एक्ट जो मैं कहूँगा वो बहुत मुश्किल होता है लड़के के लिए। और हमारे समाज में ये लड़के को नहीं शिक्षा दी जाती कि जेंडर पैरिटी होती है, जितना हक लड़के का है उतना ही लड़की का होगा। और लड़की अपना घर छोड़ के लड़के के पास आती है तो वो उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहूँगा, वो कॉम्प्रोमाइज जैसी स्थिति नहीं है, वो सेक्रीफाइस है लड़की का। कि भी वो पूरा का पूरा अपना जो बचपन है वो एक घर में समेट के, और जब वो शादी करके आती है तो दूसरे घर में आती है तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती लड़कों को, क्योंकि वो माँ बाप ने वैसी वो मतलब ना वो लड़कों के साथ समाज का भी बर्ताव वैसा होता है, पैरिटी का डिफरेंस होता है, इक्वालिटी का डिफरेंस होता है। तो वो चीज़ों में बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कहीं ऊंचा सुनना पड़ता है, कहीं नीचा सुनना पड़ता है, कहीं इनको बोलना पड़ता है कि भी आप जो है इसको सह लीजिए। और पेरेंट्स को भी मनाना बहुत टफ सी टास्क मुश्किल होता है, बहुत टफ टास्क होती है। और ये आपने सच्ची बात कही कि लड़की का तो होता ही है सेक्रीफाइस, लेकिन लड़कों को भी ये सामंजस्य लाना परिवार में कि लड़की को भी बुरा ना लगे और माँ बाप को भी बुरा ना लगे, क्योंकि जो उनकी आदत बनी होती है कि आप हमारे अनुसार चलेंगे तो कहीं एक ना एक फ्रीडम, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी बात होती है। और लड़कों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर क्योंकि हम ये जो हम जीवन साथी कार्यक्रम का एक उद्देश्य यही है कि आज के समय में जो रिश्तों का देख रहे हैं हम कि कड़वाहट है लोगों में, रिश्तों में बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं या शादी जैसे वो बर्डन उसे मानते हैं, तो ये कितना ज़रूरी, कितना पवित्र बंधन है। और ये आपसे जानना चाहते हैं मैम से, अगर आप ख़ास तौर पर लड़कियों के एज अ गर्ल आप कह सकें कि कैसे आप उनको सजेस्ट करें। मैम मुझे ये लगता है कि अगर हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, आप उनसे सारी बात कर सकते हैं, तो इस जैसा रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता है जी। और हस्बैंड के ऊपर ट्रस्ट करना ये एक बहुत बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है। जैसे मैं अपने केस में बताऊं, मुझे मतलब मेरे हस्बैंड की उस वक़्त जॉब लग चुकी थी और मेरे ख्याल से हम 2-2.5 साल हमारी कोई कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक़्त मोबाइल का ज़माना नहीं था। उस वक़्त लेटर्स में हम मतलब बातचीत करते थे। लेकिन आज अगर कोई प्रॉब्लम है और उसको हम लेटर में लिख के भेज रहे हैं, वो 15 दिन के बाद लेटर मिल रही है और वो 15 दिन तक तो वो प्रॉब्लम सॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाती थी। जी। तो
उस तरह का वो वक्त था। हमारी आपस में कम्युनिकेशन काफ़ी कम होता था, लेकिन बस मैम मैं एक वो बताऊं आपको कि एक कमिटमेंट थी, हमारा रिलेशन उसी पे चला। और मुझे शायद अपने से ज़्यादा विश्वास डॉक्टर लांबा पे था जी। तो हमारा रिलेशन जो है आगे बढ़ता गया। तो जैसे आप वर्किंग भी रहे, आपने कहा कि पहले इनकी जॉब लग गई थी, फिर कितने समय के बाद आपने जॉब को चुना या फिर वर्किंग होना चुना घर से, ये आपसे जानना चाहते हैं। मैं मेरा जब जैसे एमएससी मेरी कंप्लीट हुई 1995 में, उसी वक्त मेरी जॉब लग गई थी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। लेकिन कुछ घर के हालात इस तरह के थे कि मुझे वो जॉब क्विट करनी पड़ी जी। मैंने जॉब छोड़ी और हस्बैंड के साथ, हस्बैंड उस वक़्त किन्नौर में थे पोस्टेड, तो मैं मतलब शादी के बाद मैं किन्नौर चली गई जी। वहाँ पे थोड़ा हस्बैंड को मतलब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, बिहेवियर थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ, तो हमें समझ नहीं आता था उस वक़्त पे कि ऐसा क्यों हो रहा है जी। तो वो थोड़ा बीमारी के कुछ इनके लक्षण थे। उसके बाद काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम आया मैम, लेकिन निकल गया, वो भी निकल गया और आज बहुत अच्छा निकल रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि जीवन साथी, सच्चा जीवन साथी वही जो आपके खुशियों में खुश और दुख में दुखी तो नहीं हम कह सकते, पर साथ ज़रूर हो। तो ऐसा आपको भी लगा और इस सफ़र में कैसा ये साथ रहा? जी बिल्कुल, वो जिसको मैं कहता हूँ कि आपके पास कई समय ऐसे आएंगे जहाँ पर आपकी परीक्षा होती है। जी जी। तो वैसे वक्त आए, जैसे मैडम ने बताया कि मेरे को मेजर डिप्रेशन हुआ था, और वो शादी के बाद, इसलिए मैं जो आपको बता रहा था कि वो जो कॉम्प्रोमाइज़ेस की बैलेंसिंग एक्ट था वो नहीं हो पाया मेरे से। और उसमें मैं कहूँगा कि भी हो सकता है कि भी वो जो है अंदर बीमारी के वो कुछ स्क्रिप्टेड होती है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी थे, वो जो तनातनी रहती थी उसकी वजह से बहुत वो हुआ। पर उसमें समय ऐसा आया कि भी मैं कहूँगा कि मैंने इनको बोला कि भी नहीं, हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वही सचेत रहेगा। हो भी गए, और फिर मेरे को लगा कि भाई साहब मेरा तो कहां इस तरह गुजारा नहीं होगा। तो मैंने दोबारा पकड़ा इनको, और उसके बाद बीमारी जो है वो पूरे उसके कहते हैं ना जी पूरे ज़ोर से आई। और कुछ समय ऐसा था कि भी जो ये साइकेट्री की जो समस्याएं थी उनका इतना पता भी नहीं था। मैं आपके फोरम से ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी लाइफ पे 2 या 3 बारी अटेम्प्ट्स भी किए। तो इसमें मैं वो भगवान को ये मानूंगा कि उन्होंने बांध के रखा है इसको मेरे को किसी ना किसी तरह ना जी। तो वो बंधे रहे, और अब उनको सोचते हैं तो हम शेयर भी करते हैं दुनिया से कि साहब बहुत कठिन समय था और इस तरह की बीमारियां होती हैं और उनका इलाज है जी। तो और उसमें इसने साथ दिया। वो बहुत सेक्रीफाइसिंग समय था। मैं कहूँगा कि मेरे माँ बाप भी नहीं मेरा साथ दे पाए, उनकी अपनी समस्याएं थी, अपने उनके वो थे। तो उस फेज़ में इन्होंने मेरा साथ दिया। तो वो कहते हैं ना जी कि बंध गए, वो आत्मा एक हो गई फिर जी। और आज उस समय को याद करते हैं तो मैं इनके उसको प्रबलता को वो जो है मानता हूँ कि कैसे जुड़े रहे, क्योंकि मैं इमोशनली वीक था और ये इमोशनली स्ट्रांग है। मैं ये भी मानता हूँ कि लेडीज़ ज़्यादा स्ट्रांग होती है और होना भी पड़ता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो आप वो तनाव जो हुआ था कि डिप्रेशन जो है वो इमोशनल होने की वजह से ही वो आपको तनाव आ गया था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे।
तो कहीं एक अगर दोनों ही इमोशनल हो जाए तो फिर, और भगवान ने जोड़ियाँ भी शायद ऐसी ही बनाई हाँ होती जी, है जैसे। वो बिल्कुल सिलेक्ट करके किया हुआ था कि साहब ये ही सुधार वो करेगी। जी। और वैसे तो ये तो बेशक हम कह सकते हैं कि जो ऐसे कठोर समय था वो आपका बीता और अच्छे समय में आज आप हैं, लेकिन जो एक फ़नी मोमेंट होते हैं जो जिससे परिवार, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, जिससे हमारा जो रिश्ता है और अच्छा बन जाता है, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। मैम, लड़ाई झगड़े में मैं कहना चाहूँगी कि मैं कभी, मुझे ना जैसे हस्बैंड कुछ बात बोल देते थे तो मैंने हमेशा प्रेफर किया कि मैं चुप हो जाती थी। जी। मैं आगे से जवाब तलबी नहीं करती थी, और शायद ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग भी उसी की वजह से हुआ, क्योंकि अगर मैं भी जवाब तलबी करने बैठ जाती तो वो फिर लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो जाती हैं चीज़ें। हाँ, मैंने ज़रूर अपनी बात को रखा, और रखा तब रखा है जब माहौल शांत हो जाता था, सुनने की वो कि उसमें भी मैं इस तरह से बात करती थी कि आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। ये तो हर रिश्ते में होना ही चाहिए कि अगर आप सामने वाले की परिस्थिति देख के अगर बात करेंगे तो वो रिश्ता हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि पता है कि अपना पक्ष तो सबने रखना है, और अगर मन में ही रखा तो वो भी फिर कह सकते हैं हम कि वही डिप्रेशन वाली बात आ जाएगी कि मन में रख लिया और फिर ये ऐसे करके तो ये रिश्ता चलता है। बाकी अगर कभी रूठे हुए को मनाना हो तो ऐसी कोई नौबत आई? ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, क्योंकि रूठना होता जहाँ डिमांड्स हों। मेरी वाइफ की डिमांड्स नहीं थी जी। ये हमने जो जैसे देखते हैं कि साहब आजकल की तो जो शादियाँ हैं वो कहते हैं ना जी, वो टूथपेस्ट पे ही दब जाती है। मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि भी जो साहब वो ट्यूब को पीछे से दबाता नहीं है तो उनका डाइवोर्स का कारण बन गया कि भी वो पेस्ट ठीक से नहीं निकालता। तो वैसी कोई डिमांड्स नहीं थी, डाउरी फ्री मैरिज थी हमारी, और एक जोड़े में शादी करी हुई है हमने जी। और अग्नि के 7 फेरे भी नहीं निकाले हुए जी। जो कि वो कहते हैं ना, इतने स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे। आप मैंने आपसे चर्चा करी अभी इनफॉर्मली, मेरी जन्मपत्री भी नहीं थी जी। जैसी इनकी थी वैसी मैंने बनवाई। इनके फादर को फेथ हो गया कि साहब नहीं, ये तो बहुत बढ़िया लड़का है और इतने गुण तो मिल ही नहीं सकते, तो वो पंडित जी से अरेंजमेंट कर लिया हमने। पर वो साक्षात मेरे को लगता है कि भगवान ने लिखी होगी जो अब तक हम साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और क्योंकि कहा जाता है कि जो रिश्ता बनना है वो बन के ही रहता है, और अगर आप गुण तो आप 36 के 36 मिल जाए तो भी अगर नहीं बनना होगा तो वो नहीं बन सकता है। अच्छा, बच्चों के बारे में बताएं, और फिर आपका जो जॉब का रहा स्ट्रगलिंग टाइम उसके बारे में भी बताएं कि बच्चों के साथ कैसे मैनेज किया, फिर आपने अपनी पढ़ाई और अपना जो आगे वर्क चला। मैं हमेशा से कुछ ना कुछ करना चाहती थी। मैं घर पे खाली कभी नहीं बैठना चाहती थी जी। और हस्बैंड को था कि पहले तो बच्चों को देख, बच्चों की परवरिश करना ज़रूरी है जी। आज मुझे भी लगता है कि वो बहुत ज़रूरी मतलब एक पार्ट है हमारी लाइफ का, और वो चीज़ अगर हमने बच्चों की परवरिश अच्छे से बचपन में मतलब बच्चों को टाइम दिया हो तो वो कहीं बच्चों की पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं। मैं आज ये चीज़ महसूस करती हूँ। तो मैंने तकरीबन 15 साल तक कुछ कुछ कामों में अपना बिज़ी रही, कुछ सोशल वर्क भी करती थी, कुछ अपना जो मेरा सब्जेक्ट था उसके लिए मैंने फ़ाइट किया, जैसे होम साइंस सब्जेक्ट था तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी थी फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में। तो मुझे लगता था जो ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये टोटली न्यूट्रिशन पे बेस्ड है। उसमें जो हमारे होम साइंटिस्ट है उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसके लिए हाई कोर्ट में केस भी किया। तो मैंने अपने आप को उस तरह से बिजी रखा कि मैं अपने राइट के लिए कहीं ना कहीं फाइट करूं। और मैं ये चाहती थी कि अगर मैं इस तरह से काम करूंगी तो बच्चों में भी वही स्पिरिट आएगी कि अपने राइट के लिए बोलना है। जी। फिर
2015 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कुछ एक वैकेंसीज निकली। तो ये मुझे नहीं मालूम था कि किस तरह से यहाँ पे चयन होता है, क्या इसकी शर्तें हैं। पर मैंने वो सोचा कि मैं इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करूँगी, क्योंकि मेरे को बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहना अच्छा लगता था। जी जी। कि मैं बच्चों के लिए कुछ काम करूँ, जो जैसे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं। तो मैंने उसके लिए 15 साल बाद मैंने अपना जो है करियर शुरू किया, और यहीं से शुरू किया जी। उसमें भी मेरा जो था वो मैंने इंटरव्यू फेस करने के लिए गई, लेकिन वहाँ पे भी मुझे उन्होंने मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जी जी। कि आपकी क्वालिफ़िकेशन मीट आउट नहीं करती है। और मैम यू वोंट बिलीव, मुझे नहीं पता वो मेरे में कहाँ से जज्बा आया। मैं 10-12 लोगों का पैनल था जी। मैं एकदम मतलब अंदर जाके पैनल के सामने जाके और बोल पड़ी कि आपने मेरे को किस बेस पे डिस्क्वालीफाई किया। जी जी। तो वहाँ पे भी मैंने एक किस्म से अपने हक की लड़ाई को खुद लड़ा, और फिर मेरा नाम वहाँ से रिकमेंड हुआ। जी। क्योंकि मेरा एज सच कोई नहीं था कि कोई आके मेरे लिए बोलता। तो मुझे यही था कि मैं अपने हक के लिए बोलूँ। तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। फिर मैंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक टेन्योर पहले किया, फिर मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में चेयरपर्सन रही, 3 साल का वो टेन्योर रहा। फिर दोबारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 3 साल मैंने सेकेंड टेन्योर अपना कंप्लीट किया। अभी रिसेंटली मेरा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में टेन्योर कंप्लीट हुआ है जी। और साथ में ये जो मेरा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रेड्रेसल कमीशन वाला है वो कंटिन्यूड है अभी में। तो सर जैसे खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना एक लड़की का कितना ज़रूरी होता है, फैमिली के लिए भी और अपने लिए भी? जी, वो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसकी महत्वता और बढ़ गई है जी। इंडिपेंडेंस फाइनेंशियली एक वो जो है, मैं इसको एक कारण मानता हूँ जो कन्फ्लिक्ट में भी आजकल जो है उभर के आया है कि लड़कियों ने कमाना शुरू कर दिया है तो वो डिपेंडेंसी ऑन हस्बैंड वो घट गई है, और वो पार्टनर्स के वो जो है ना वो पैरिटी आ गई है। पैरिटी की वजह से वो जो है एक गतिरोध भी हो गया है। पर लड़का हो लड़की हो, उनको अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है जी। और एज अ फैमिली मैं ये कहूँगा कि फ्री हैंड देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर वो किसी को भी, मेरी वाइफ है तो मैंने इनको बिल्कुल फ्री हैंड ये कहा कि अगर लाइन में लगना है तो खुद लगो, बैंक जाना है तो खुद लगिए, ठीक है ना जी। सब्जी भाजी का तो रोल है ही है जिसको बोलते हैं ना, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ये रोल थे। इवन कंप्यूटर्स का भी मैंने इनको बोला कि भी आप खुद ऑपरेट करिए। इन्होंने डिप्लोमा किया। वर्सेटैलिटी तो तभी आएगी, और जीवन में एक नहीं है आपका कि भी आपने एक नौकरी ज्वाइन कर ली तो आप उस ढर्रे पे बंध गए। तो उससे मैं भी नहीं बंधा खुद। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 18 साल की नौकरी दी है, वर्ल्ड बैंक एडिड प्रोजेक्ट में दिया है, और वहाँ से मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हुई। और ये जो जेंडर पैरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, फैमिलीज़ को ये हम कह रहे हैं कि भी आप अपने बच्चों में ये इनकलकेट करिए कि भी आप फ्री हैंड दीजिए उनको। जी। बाधाएं आती हैं पर जूझना ज़्यादा जो है, उनसे जूझ के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तैयार करना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मुसीबतें नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। आप उनको घर से बाहर नहीं खदेड़ोगे, खदेड़ना मैं कहूँगा, तब तक उनको नहीं आएगा पता, क्योंकि बड़े आराम से रोटी मिल जाती है घर में। तो जी जी जी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और रिश्तों के लिए कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, पति पत्नी का, उसमें लड़कियों का जैसे हमने कहा कि अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना और आप फाइनेंशियली बोलो या फिर अपने लिए कुछ करना, वो कितना ज़रूरी है? वो बहुत ज़रूरी है। मैं देखती हूँ आप बाहर निकलते हो, आप 10 चीज़ें सीखते हो, आपका विजन जो है वाइड होता है जी। आप तरह तरह के लोगों से मिलते हो, उनकी समस्याएं सुनते हो, फिर लगता है कि हमारी तो कुछ भी नहीं है जी। तो मतलब उसमें आपको एक बड़ी सोच बनती है आपकी, और आप खुली सोच से जब आगे बढ़ते हो तो ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल। और रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोनों का कितना ज़रूरी है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग है और
देखिए, एक दूसरे का काम भी आना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने अभी कहा कि भी यार हमने शादी के लिए तो बहुत पापड़ बेले, तो पापड़ भी बेले, रोटियां भी बनाई, सब्जियां भी वो बनाई और दाल चावल भी बनाए। तो इसको खाना बनाना आता ही नहीं था जब शादी हुई है। तो स्वैपिंग ऑफ रोल्स जो है बहुत ज़रूरी है। वो जो है कि भी आपको भी पता होना चाहिए भी खाना कैसे बनाना है। और दूसरा ये है वो इंडिपेंडेंस जो होती है, अगर मर्द ये कहता है कि साहब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो वो इंडिपेंडेंस फाइनेंशियली के साथ साथ बाकी चीज़ें भी हैं। क्योंकि हम तो ऑफिस में जाके अपना समय निकाल लेते हैं और वहाँ वेंटिलेट हो जाते हैं जी। कोई दुख, घर का भी दुख होगा वो भूल जाते हैं। पर गृहस्थनियों का जो घर में रहती हैं, होम मेकर्स होती हैं, तो उनको वो जो है ना, ये बहुत ज़रूरत होती है कि भी वो कहाँ जाके अपनी बात करे। किट्टी पार्टीज एक माध्यम है आजकल जो ट्रेंड है, बट उसके अलावा भी जो है क्योंकि सहनशीलता है औरत को दे रखी, पेशेंस दे रखी है, जननी का दर्जा है, तो ये बहुत से डाइवर्स से रोल्स हैं जिसमें जो है वो मर्दों को समझना चाहिए कि भी औरत के अंदर ये कैपेसिटीज़ हैं। तो जननी का, जैसे मैंने बोला है, माँ का और जननी का रोल तो मैं कहता हूँ भगवान के स्तर का है। तो उस पीड़ा से ना हमको पता है वो पीड़ा क्या होती है, ना हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर समझ सकते हैं। मैं अपनी पत्नी के वो जो है उसको दर्द को समझ सकता हूँ कि क्या पीड़ा रही होगी। और जब बच्चों पे कोई प्रभाव पड़ता है तो इन पे क्या प्रभाव पड़ा होगा उस चीज़ का, तो वो समझना होता है उस। बिल्कुल, ये समझना ही तो एक जो शब्द है ना, जीवन साथी को एक पूरा डिफाइन कर देता है कि एक दूसरे को जब समझेंगे तो हम एक अच्छे जीवन साथी बन पाएंगे। तो आपने बहुत अच्छी अपनी जो कहानी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आप हमारे स्टूडियो में हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कार्यक्रम में आने के लिए भी। तो जीवन साथी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर से एक नई कहानी लेकर आपके लिए आएंगे, तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।